भाई रिसेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में ये कहा कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक हस्बैंड के पास ये अधिकार है कि वो डाइवोर्स मिलने के बाद भी अपनी वाइफ से एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पूरे केस की और देखेंगे कि सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट किस तरह से यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें या फिर लीगल क्विजेज में पार्टिसिपेट करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ क्या है। बेसिकली न्यूज़ ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई जहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ के एक कोर्ट के ऑर्डर्स को यहाँ पर अपहोल्ड किया, जिसमें कहा गया था कि एक वाइफ जो कि वर्किंग वाइफ हैं, जो कि एक टीचर हैं, उन्हें अपने हस्बैंड को, जो एक्स हस्बैंड हैं जिनसे उनका डिवोर्स हो चुका है, उन्हें 3,000 रुपये हर महीने यहाँ पर गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी के रूप में देने होंगे। इन्होंने यहाँ पर ये एक और ऑर्डर यहाँ पर दिया, वो ये कि जो वाइफ जिस स्कूल में काम करती हैं उस स्कूल के जो हेड मास्टर थे या उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें भी ये ऑर्डर दिया गया कि वो वाइफ की सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपये काटकर हस्बैंड को देंगे इन ल्यू ऑफ द वाइफ्स डिसीजन नॉट टू पे द एलिमनी टू हस्बैंड फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड्स। सो बेसिकली हस्बैंड को 2017 से ही यहाँ पर ऑर्डर्स तो उनके फेवर में आ चुके थे कि उनको एलिमनी मिलेगी, लेकिन वाइफ ने 2017 से ही उन्हें ये पेमेंट नहीं की थी, तो 5,000 रुपये अब वाइफ की सैलरी में से ही कटेंगे एंड वो हस्बैंड को मिलेंगे। अब ये जो सारा का सारा मामला है ये कवर होता है सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों सेक्शंस को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फैक्ट्स ऑफ द केस की अगर हम बात करें तो एक कपल था जिनकी मैरिज होती है 1992 में। 2015 में यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि वाइफ का ये कहना था दैट शी इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय द हस्बैंड। सो इस ग्राउंड पर यानी कि क्रुएलिटी के ग्राउंड पर यहाँ पर इन दोनों में डाइवोर्स हो जाता है। अब डाइवोर्स होने के बाद यहाँ पर एक पिटीशन लगाई जाती है हस्बैंड के द्वारा और उसमें वो क्लेम करते हैं कि उन्हें यहाँ पर जो है परपेचुअल एलिमनी मिलनी चाहिए अंडर आर्टिकल 25 सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और उसमें वो 15,000 रुपये पर महीना अपनी वाइफ से एलिमनी के रूप में मांगते हैं, क्लेम करते हैं। Husband claimed that he did not have any source of income while his wife was an MA, B.Ed and is employed at a university। यानी husband ने यहाँ पर कहा कि भाई मेरे पास क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसलिए मुझे एलिमनी का पैसा चाहिए, क्योंकि मैं बेबस हूँ, मैं बेसहारा हूँ, और जो मेरी वाइफ है, एक्स वाइफ जो है जिससे अभी डाइवोर्स हुआ है, बेसिकली वो MA भी है, B.Ed भी है और उन्होंने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में जॉब भी पकड़ा हुआ है बेसिकली। एंड उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरी वाइफ को यहाँ पर डिग्री करनी थी व्हेन शी वाज स्टडिंग, तो उनकी डिग्री पूरी करने में मदद के लिए मैंने यहाँ पर घर संभाला है एंड कीपिंग असाइड हिज ऑन एम्बिशन, यानी कि मैंने अपने सभी सपनों को साइड पे रख के अपनी वाइफ को एजुकेशन प्राप्त करने में मदद की। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इवन आफ्टर डाइवोर्स वो मुझे यहाँ पर मदद करें, एलिमनी दें। एंड ये भी कहा गया कि क्योंकि मेरी जो हालत है, मेरी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं रहती है, सो ये भी एक कारण बना कि मुझे यहाँ पर जो है मदद मिलनी चाहिए। और साथ ही में कहा गया कि मेरे पास कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो ये भी एक कारण है यहाँ पर जिसकी वजह से ये कहा गया कि मुझे एलिमनी यानी कि मदद मिलनी चाहिए। हाउएवर दी वाइफ क्लेम्ड कि हस्बैंड जो है एक ग्रॉसरी शॉप यहाँ पर रन करते हैं, साथ में हस्बैंड के पास एक रिक्शा भी है, ऑटो रिक्शा, और वो उसे लीज पर देकर उससे भी पैसे कमाते हैं। ये तो इस केस के फैक्ट थे, लेकिन यहाँ पर जो नांदेड़ का जो लोअर कोर्ट था वहाँ पर उन्होंने अपहेल्ड किया सेक्शन 25 के तहत हस्बैंड के केस में फेवर में और कहा कि वाइफ को एलिमनी देनी होगी। अब सेक्शन 24 एंड 25 क्या बात करते हैं, पहले तो उसको हम देख लेते हैं। सेक्शन 24 देखिए, सेक्शन 24 एंड 25 ये दोनों ही जो हैं यहाँ पर मेंटेनेंस की बात करते हैं, एलिमनी की बात करते हैं, और दोनों के दोनों केसेस में ही यानी कि दोनों ही सेक्शंस में यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये अधिकार है कि वो एक दूसरे से यहाँ पर गुजारा भत्ता या एलिमनी मांग सकते हैं। यानी कि सिर्फ वाइफ के पास ही अधिकार नहीं है या सिर्फ हस्बैंड के पास ही नहीं, बल्कि दोनों के पास ही अधिकार है कि वो एक दूसरे से एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है।
अब देखिए होता क्या है, सेक्शन 24 कहता है कि मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यानी कि सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई डिस्प्यूट चल रहा है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। अब सेक्शन 9 और सेक्शन 13 में यहां पर क्या कहा गया है वो भी देख लो। सेक्शन 9 में कहा गया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 10 में है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 11 में वॉइड मैरिजेस, वॉइडेबल मैरिजेस 12 में एंड 13 में डाइवोर्स। यानी कि अगर इनमें से किसी भी सेक्शन के तहत हस्बैंड एंड वाइफ का यहां पर मामला चल रहा है कोर्ट में, तो उस दौरान यहां पर हस्बैंड या वाइफ जो भी यहां पर बेबस है या लाचार है या जिसके पास भी यहां पर इंडिपेंडेंट इनकम का जो सफिशिएंट सोर्स नहीं है, वो व्यक्ति यहां पर दूसरे व्यक्ति के पास या अपने दूसरे स्पाउस के पास अगेंस्ट यहां पर एक एप्लीकेशन लगाकर उससे यहां पर एलिमनी या मेंटेनेंस मांग सकता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस अंडर सेक्शन 9 to 13। यानी कि मान लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ में सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब जब तक वो केस चल रहा है, डाइवोर्स का जब केस चल रहा है, तो जब तक वो केस पेंडिंग है, यानी कि उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि डाइवोर्स मिलना है कि नहीं, उस समय के दौरान वाइफ और हस्बैंड मान लो अलग अलग रह रहे हैं, तो वाइफ अगर यहां पर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो हस्बैंड से क्लेम कर सकती है एलिमनी, और हस्बैंड के पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो वाइफ से एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता क्लेम कर सकते हैं। ये सेक्शन 24 में कहा गया है। साथ ही में ये कहा गया कि एप्लीकेशन मिलने के बाद कोर्ट यहां पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्डर्स पास करेगा। कोर्ट यहाँ पर ये देखेगा कि क्या वाकई में जिस व्यक्ति ने यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ जिसने भी यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है एलिमनी के लिए, उनके पास वाकई में क्या कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरी बात ये कि जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन लगी है, यानी कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ लगाई कि वाइफ से मुझे पैसा दिलवाओ, तो वाइफ के पास कितना पैसा है, उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। ये तो है सेक्शन 24 जो कि बात करता है एलिमनी या मेंटेनेंस की ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केसेस। अब सेक्शन 25 की बात करते हैं। सेक्शन 25 कहता है कि मान लीजिए यहां पर 9 से लेकर सेक्शन 13 के बीच में कोई भी मामला चल रहा था हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, यहां पर सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 13 के बीच दौरान अकॉर्डिंग कोई मामला चल रहा था एक कपल के बीच में। मान लीजिए कि एक कपल के बीच में यहां पर लेट्स से यहां पर जो है डाइवोर्स का ही केस चल रहा था सेक्शन 13 में। अब जब ये केस का डिसीजन आ जाएगा, जब इस केस का डिसीजन आ जाएगा, तो उस डिसीजन के आने के साथ साथ या उस डिसीजन के आने के बाद में भी यहां पर वो हस्बैंड या वो वाइफ जिसके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने स्पाउस से या अपने एक्स स्पाउस से यहां पर मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। हम थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। क्या कहता है, कहते हैं जी एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट, यानी कि अगर एक कोर्ट में यहां पर इस एक्ट के तहत यहां पर मामला चल रहा है, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और at any time subsequent thereto on the application made to it for the purpose of either the wife or the husband as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross amount, such monthly or periodical sum for a term not exceeding for the life of the applicant। यानी कि अगर मामले के ऊपर डिसीजन आ गया, डिसीजन आने के बाद भी जो भी यहाँ पर जिसके पास भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो अपने एक्स स्पाउस से या फिर जो है स्पाउस भी उससे यहाँ पर क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस। अब ये मेंटेनेंस मंथली बेसिस पे भी मिल सकती है, पीरियोडिकल बेसिस पे भी मिल सकती है। कब तक मिलेगी? जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक वो व्यक्ति जिसने यहाँ पे मेंटेनेंस मांगी है उसका लाइफ टाइम है, जब तक यानी कि जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए वो मेंटेनेंस मांग सकता है। ये कहा गया सेक्शन 25 में। कहता है जी अब यहां पर भी अगेन वही बात सेक्शन 24 वाली कि जब भी मेंटेनेंस यहां पर मांगी जाएगी, उस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेने से पहले जो कोर्ट होंगे उन्हें यहां पर दोनों के सर्कमस्टेंसेस को देखना है कि जिसने मेंटेनेंस मांगी है, हस्बैंड है चाहे वाइफ है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और जो जिससे मांगी गई है मेंटेनेंस उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी परिस्थितियां क्या है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर एक चीज स्पष्ट कर दी
कि भाई देखो यहाँ पर क्या कहा गया कि भाई देखिए, जब डाइवोर्स ही हो गया, जब रिश्ता खत्म ही हो गया, उसके बाद काय की मेंटेनेंस, उसके बाद हस्बैंड अपने रास्ते जाए, वाइफ अपने रास्ते जाए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि भाई इवन आफ्टर द डाइवोर्स, यहाँ पर सेक्शन 25 का जो ग्राउंड है या जो सेक्शन 25 का जो स्कोप है वो खत्म नहीं हो जाता। क्या कहा गया? द स्कोप ऑफ सेक्शन 25 देयरफॉर कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय होल्डिंग दैट द डाइवोर्स और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज The wife and the husband cannot bring such proceedings। कहता है जी ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि डाइवोर्स हो गया, दोनों के रास्ते अलग हो गए, रिश्ता खत्म हो गया, तो 25 की जो प्रोसीडिंग्स है वो नहीं लाई जा सकती। ये बात गलत। यहाँ पर दूसरी एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा द स्कोप ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द 1955 एक्ट कैन नॉट बी कंस्ट्रिक्टेड बाय एनी मेकिंग इट एन एप्लीकेबल टू अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स बीइंग पास्ड बिटवीन द husband and wife, the provisions of the maintenance, that is permanent alimony, being a beneficial provision for the needy spouse, cannot be invoked by either of the spouse where a decree of any kind governed by section 9 to section 13 has been passed and marriage tie is broken, disrupted or adversely affected by such decree of the court। यानी कि स्पष्ट हो गया भाई कि इवन आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स, यहाँ पर एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ के पास ये ऑप्शन है या ये एक चॉइस है कि वो अपने दूसरे स्पाउस से, यानी कि जो उनका एक्स स्पाउस है, उससे भी यहाँ पर एलिमनी मांग सकते हैं। अब मेरे जो मन में एक सवाल आता है, या जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये कि भाई मान लो एक हस्बैंड है, उसने यहाँ पर एलिमनी मांग ली अपनी वाइफ से, यानी कि गुजारा भत्ता मांग लिया। क्या ये सारी उम्र के लिए मिलता रहेगा या फिर कोई यहाँ पर बदलाव आ सकता है कि इसको, यानी कि मान लो 3,000 रुपये मांगे तो क्या सारी उम्र 3,000 मिलते ही रहेंगे या इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है? दूसरी बात ये कि क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड? ये दो चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें जो है वो सेक्शन 25 में मिला हुआ है। सेक्शन 25 का जो क्लॉज 2 है उसमें कहा गया है कि भाई अगर जिस व्यक्ति को यहाँ पर एलिमनी मिली है, लेट्स से हस्बैंड को यहाँ पर एलिमनी मिली है, हस्बैंड की सिचुएशन में कोई बदलाव आ गया, आज हस्बैंड कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आज से 2 साल या 3 साल बाद ऐसा हो जाता है कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, कोई बहुत बढ़िया बिजनेस चल जाता है, तो अब क्या होगा, उसका जो मेंटेनेंस है वो वाइफ की एप्लीकेशन पर उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, उसे घटाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट if the court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at the time after it has made an order under subsection 1, it may at the instance of either party vary, modify or rescind any such order in such a manner as the कोर्ट में डीम जस्ट। अब देखिए या तो हस्बैंड का सोर्स ऑफ इनकम बन गया या फिर वाइफ का जो सोर्स ऑफ इनकम चल रहा था वो खत्म हो गया। दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो ये ऑर्डर पास हुआ था मेंटेनेंस देने का, इसे बदलाव इसमें लाया जा सकता है। दूसरी बात ये सेक्शन 25 जो क्लॉज 3 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है जी इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द पार्टी in whose favor an order has been made under this section has remarried, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हस्बैंड ने, अब इस केस में क्या किया, हस्बैंड ने इस केस में एलिमनी मांगी, लेकिन मान लो हस्बैंड की रीमैरिज हो जाती है, डाइवोर्स तो हो ही चुका है, अब रीमैरिज हो जाती है, तो इन दैट केस, या फिर कहता है जी इफ सच पार्टी इज द वाइफ दैट शी हैज नॉट रिमेन्ड चेस्ट, or if such party is the husband and that he has had the sexual intercourse with any other woman outside the wedlock। देखिए जो हमारा केस है उसमें तो क्या हुआ, डाइवोर्स हुआ। अब मान लो डाइवोर्स नहीं हुआ, अब मान लो यहाँ पर सेक्शन, यहाँ पर हम देखें अगर सेक्शन मान लो 10 के तहत दोनों के बीच में यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन हुई थी, जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद सेक्शन 25 में वाइफ को यहाँ पर या हस्बैंड को यहाँ पर क्या हो गया, मेंटेनेंस मिल गए। अब जुडिशियल सेपरेशन ही हुई थी ना, डिवोर्स तो नहीं हुआ था ना। अब मान लो इस केस में जहां पे जुडिशियल सेपरेशन हुई है वहां पर या तो वाइफ यहां पर किसी और व्यक्ति के साथ यहां पर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए या फिर उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, या फिर हस्बैंड यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हुआ पाए जाते हैं किसी और महिला के साथ, तो इन केसेस में यहां पर उस व्यक्ति की एप्लीकेशन पे जिसने यहाँ पर मेंटेनेंस दी है, उस व्यक्ति की एप्लीकेशन पे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ, ये जो मेंटेनेंस का ऑर्डर था इसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है और इसे रिसेंड यानी कि इसे रिपील भी किया जा सकता है, इसे खत्म भी किया जा सकता है।
अगर एक बार एप्लीकेशन की यानी कि अगर एक बार यहाँ पर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाता है और हस्बैंड या फिर वाइफ को यहाँ पर मेंटेनेंस मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट गारंटी हो गई कि फॉर लाइफ उन्हें मिल गई। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर जिसके होने पर ये जो एप्लीकेशन है या ये जो मेंटेनेंस है इसे खारिज किया जा सकता है, इसे ख़त्म किया जा सकता है या फिर इसमें बदलाव भी लाया जा सकता है। तो ये था पूरा मामला सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।